एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद फिर वापस वीडियो अभी आएगा, अब रेगुलर आएगा। एक्चुअली मेरे घर में शादी थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी 1 मंथ तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा मेरा, और उसके लिए सॉरी। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अब डेली वीडियो आएगी और मैं डेली ना अभी मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ वीपीएससी पीवाईक्यू घटना चक्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। तो एंशियंट एंड मिडाइवल शायद 2 वीडियो में आया था, वो आप चेक करके चैनल पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट है जो आज है, आधुनिक भारत का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा। क्या हो जाएगा? अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजद्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था तो कौन करता था? तो वो पुर्तगाली ही थे जो यूज करते थे। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो हो जाएगा हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम से इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां की उपाधि दी। नेक्स्ट है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? वो हो जाएगा सूरत में। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली की एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैला तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो वो हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो वो हो जाएगा 1632 में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? तो वो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था? 1746 से 48 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एकलाशाफल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो वो है फ्रांसीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वो हो जाएगा थॉमस बेस्ट। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो बिहार हो जाएगा। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। पंजाब अहमदाबाद अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमदाबाद अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर तथा पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी तथा उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपये नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हो जाएगा कैप्टन स्लीमेन। ठगों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्ति किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना दिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया।
1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2 उपदीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय का पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिस कर्टिस को। सर लियोनिस कर्टिस को। नेक्स्ट है, सर लियोनिल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत की जिम्मेदारी अलग कर दी गई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। मुंगेर का बड़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वकास्त भूमि की वापसी की मांग। वकास्त भूमि की वापसी को। मुंगेर के बड़ैया ताल विरोध का उद्देश्य वकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यह ही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह राजा थे तो वो जगदीशपुर के। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो वो आरा में। जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार नेक्स्ट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। पटना में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन्न गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था।
जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को अब पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज में मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया। विद्रोह के दौरान उन्हें बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। कहाँ से किया था? बिहार से किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दावनापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों से संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1858 को शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वो कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। निम्न में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो वो हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार और जमींदार। इन्होंने भाग नहीं लिया था। 1857 का विद्रोह बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में फैल नहीं सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वो विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नवाब और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। अंग्रेज जनरल गवर्नर कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों को आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सुदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरा एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। निम्नलिखित में विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
मुंगेर जो है वो और प्रभावित रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैम्पबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।